स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल अंजना विश्वास में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे चैनल पर अभी एनसीईआरटी की सीरीज़ चल रही है और इस सीरीज़ के अंतर्गत हमने क्लास 6 की हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी को कंप्लीट भी कर लिया है। तो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जा कर के उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। और अब हम कवर कर रहे हैं क्लास 6 की बुक साइंस को। फ्रेंड्स, इस वीडियो से आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, भले वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 6 की साइंस की बुक के चैप्टर 7 को, जिसका नाम है पौधों को जानिए। फ्रेंड्स, हम सभी पौधों से परिचित हैं। हम अपने आसपास ढेरों प्रकार के पौधों को देखते हैं और उन्हें पहचानते भी हैं कि वो किस चीज़ का पौधा है। कुछ तो हमारे मनपसंद पौधे होते हैं जो हम खुद गमलों में या फिर बगीचों में लगाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हम पौधों के विषय में जो भी जानकारियाँ रखते हैं, क्या वो पर्याप्त है, या हमें उनके बारे में और भी कई जानकारियाँ होना आवश्यक है? फ्रेंड्स, आप ये बिल्कुल मत सोचिए कि आप क्लास 6 की बुक को क्यों पढ़ो। इसमें तो बच्चों वाली बातें ही बताई गई होंगी जो कि आप ऑलरेडी जानते हैं। फ्रेंड्स, आप यकीन मानिए और इस चैप्टर को पढ़िए। आपको मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि इसमें बहुत सारी बेसिक बातें हैं पौधों के बारे में जो कि आप अभी तक नहीं जानते होंगे। तो चलिए हम अपने चैप्टर की शुरुआत करते हैं और आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि इस चैप्टर में ऐसी कौन सी बात थी जो आपको पहले से नहीं पता थी। तो चलिए देखते हैं कि इस चैप्टर में हमें क्या क्या बताया गया है पौधों के बारे में। सबसे पहले तो हमें खरपतवार के बारे में बताया गया है। तो आइए जानते हैं आखिर ये होता क्या है। खेतों, बगीचों एवं गमलों में कुछ अनचाहे पौधे स्वतः ही उग जाते हैं। इन्हें ही खरपतवार कहते हैं। यानी आप इसे सिंपल सा समझ सकते हो फ्रेंड्स कि वैसा पौधा जिसे हमने नहीं लगाया होता है लेकिन फिर भी वो क्या होता है, उग जाता है। तो वैसे पौधे क्या कहलाते हैं? खरपतवार कहलाते हैं। यानी कि वैसा अनचाहा पौधा जो किसी ने नहीं लगाया है लेकिन फिर भी वो उग गया है, वो क्या कहलाएगा? खरपतवार। आप अपने आसपास देखते भी होंगे कि जो वृक्ष लगाए जाते हैं लोगों के द्वारा या फिर जो भी पौधे लगाए जाते हैं उसके आसपास बहुत सारे ऐसे पौधे होते हैं जो किसी ने नहीं लगाया होता, फिर भी वो वहाँ पे उग जाता है। तो उन्हें ही हम क्या कहते हैं? खरपतवार कहते हैं। अगर हमसे कहा जाए कि पौधों का वर्गीकरण हम कितने तरीके से कर सकते हैं, तो आप याद रखिएगा कि पौधों की ऊंचाई, तने और शाखाओं के आधार पर हम उन्हें 3 भागों में बांट सकते हैं। कौन कौन सा भाग है वो? शाख है, झाड़ी है और वृक्ष है। यानी कि हम पौधों को कौन से 3 प्रकार में विभाजित कर सकते हैं? शाख, झाड़ी एवं वृक्ष। लेकिन इसका आधार क्या होगा? इसका आधार होगा उनकी ऊंचाई, तने और शाखाएँ। तो इस तरीके से आपको ये याद रखना है कि पौधों को कितने प्रकार से किस आधार पे विभाजित किया जा सकता है। तो आइए अब हम जान लेते हैं कि आखिर शाख, झाड़ी और वृक्ष होता क्या है। तो सबसे पहले हम शाख के विषय में जानते हैं। आप याद रखिएगा फ्रेंड्स कि हरे एवं कोमल तने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? शाख कहलाते हैं। यानी कि वैसा पौधा जो कि हरा होता है और उसके जो तने होते हैं वो काफ़ी कोमल होते हैं, तो वो क्या कहलाएंगे? शाख कहलाएंगे। अगर हम इसकी आकार की बात करें तो यह सामान्यतः छोटा होता है और इनमें कोई शाखाएं नहीं होती। अगर हम इसके एग्जाम्पल्स की बात करें तो टमाटर, सरसों जैसे जो पौधे होते हैं वो किस कैटेगरी में आते हैं? वो शाख की कैटेगरी में आते हैं। यानी कि आपको शाख के बारे में कौन कौन सी बातें याद रखनी है? सबसे पहले तो ये याद रखना है कि हरे एवं कोमल तने वाले पौधे शाख कहलाते हैं। अगर हम इसके आकार की बात करें तो इनका आकार सामान्यतः छोटा होता है और इनमें कोई शाखाएं नहीं होती। और अगर हमसे एग्जाम्पल पूछा जाएगा तो हम एग्जाम्पल भी बता देंगे। तो इसे हम लोग इंग्लिश में हर्ब्स कहते हैं। शाख को अंग्रेज़ी में हर्ब्स कहते हैं, झाड़ी को श्रब्स कहते हैं और वृक्षों को ट्रीज़ कहते हैं। आपको इसका इंग्लिश वर्ड भी याद होना चाहिए क्योंकि कभी कभी हमें ऐसा होता है कि हिंदी में ऐसे वर्ड्स का प्रयोग कर दिया जाता है जो कि हमें कन्फ्यूज़न में डाल देता है। तो इस सिचुएशन में अगर आपको इंग्लिश मीनिंग पता होगा तो आप अच्छे से उस क्वेश्चन के साथ डील कर पाएंगे। तो आइए अब हम लोग झाड़ी के बारे में जान लेते हैं कि आखिर झाड़ी क्या होती है। तो देखिए फ्रेंड्स, वैसे पौधे जिनमें शाखाएँ तने के आधार के समीप से निकलती है वैसे पौधे क्या कहलाएंगे? झाड़ी कहलाएंगे। आपको याद रखना है कि इसका जो तना होता है वो कठोर होता है। लेकिन कठोर होने का मतलब ये नहीं है कि ये बहुत मोटा होगा। जी नहीं, ये अधिक मोटा नहीं होता। अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो नींबू, मेहंदी, गुलाब का जो पौधा होता है वो पौधों की किस वर्गीकरण में आता है?
तो झाड़ी के अंतर्गत आता है। तो आपको झाड़ी के बारे में कौन कौन सी बातें याद रखनी है? पहला तो ये कि वैसे पौधे जिनमें शाखाएं तने के आधार के समीप से निकलती है, साथ ही इसका तना जो होता है वो कठोर होता है, लेकिन इसकी जो मोटाई होती है वो अधिक नहीं होती। अगर हमसे एग्जाम्पल पूछा जाए तो एग्जाम्पल भी बता देंगे। तो इस तरीके से हमने शाख और झाड़ी के बारे में पढ़ लिया। अब हम जानते हैं कि वृक्ष किसे कहते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, वैसे पौधे जो बहुत ऊंचे होते हैं तथा जिनके तने सुदृढ़ एवं गहरे होते हैं। सिंपली आपको याद रखना है कि वैसा पौधा जो कि बहुत ऊंचा होता है और इसका जो तना होता है वो बहुत ही ज़्यादा मजबूत होता है और बहुत ही गहरा होता है, तो ये क्या कहलाएगा? वृक्ष कहलाएगा। और आपको ये भी याद रखना है कि इनकी जो शाखाएँ होती है वो भूमि से अधिक ऊंचाई पर तने के ऊपरी भाग से निकलती है। चूँकि ये पौधा ऊंचा होता है तो इसीलिए यहाँ पे क्या है, इसकी जो मतलब शाखाएं निकलेंगी वो अधिक ऊंचाई पर तने के ऊपरी भाग से निकलेंगी। तो आपको वृक्षों के बारे में ये बातें याद रखनी है। और अगर हमसे इसके एग्जाम्पल के बारे में पूछा जाए तो सिंपल सा बता देंगे, आम, बरगद, नीम, ये सब किस चीज़ के एग्जाम्पल हैं? तो वृक्षों के एग्जाम्पल हैं। तो इस तरीके से हमने शाख, झाड़ी और वृक्षों के बारे में पढ़ लिया, जो कि अब आपको कभी नहीं भूलना है, हमेशा याद रखना है। अब हम कुछ अन्य प्रकार के पौधों के बारे में जान लेते हैं, जिसमें हमें जानना है विसर्पी लता के बारे में और आरोही लता के बारे में। तो आइए जानते हैं आखिर ये होता क्या है। उसके पहले मैं आपको बता दूं कि विसर्पी लता को क्रीपर्स कहते हैं इंग्लिश में, और आरोही लता को क्लाइंबर्स कहते हैं। देखिए विसर्पी लता आखिर होता क्या है। तो कमज़ोर तने वाले पौधे सीधे नहीं हो सकते और वह भूमि पर फैल जाते हैं, इन्हें ही विसर्पी लता कहते हैं। यानी कि कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं फ्रेंड्स, जिनका जो तना होता है वो काफ़ी कमज़ोर होता है और कमज़ोर होने के कारण वो सीधा नहीं खड़ा हो पाता, तो वो क्या कहता है, ज़मीन पर फैल जाता है। और ऐसे पौधे को हम क्या कहते हैं? विसर्पी लता कहते हैं। अगर हम इसके एग्जाम्पल्स की बात करें तो कद्दू का पौधा या फिर तरबूज का पौधा, ये सब किस पौधे के अंतर्गत आते हैं? विसर्पी लता के अंतर्गत आते हैं। तो आपको ये भी याद रखना है। वहीं अगर हम आरोही लता की बात करें तो आप याद रखेंगे कि वैसे पौधे जो अन्य की सहायता से ऊपर चले जाते हैं, यानी कि ये खुद से ऊपर नहीं जाते। अगर हम इसके साथ बांस या फिर इनको किसी भी चीज़ का सहारा दे दें तो वो उस सहारे के साथ क्या कहते हैं, ऊपर चढ़ जाते हैं। तो वैसे पौधे क्या कहलाते हैं? जो कि सहारे से ऊपर चढ़ते हैं, आरोही लता कहलाते हैं। और अगर हम इसके एग्जाम्पल्स की बात करें तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा अंगूर, खीरा, मनी प्लांट। ये सब जो पौधे होते हैं वो किस के अंतर्गत आते हैं? आरोही लता के अंतर्गत आते हैं। तो आपको याद रखना है कि विसर्पी लता किसे कहते हैं और आरोही लता किसे कहते हैं। सिंपली आप याद रखिएगा कि जो भूमि पर फैल जाता है और सीधे खड़ा नहीं हो पाता उसे हम विसर्पी लता कहते हैं, और जो अन्य की सहायता से ऊपर चढ़ता है उसे हम लोग आरोही लता कहते हैं। लेकिन आपको एक बात तो और याद रखनी है फ्रेंड्स, कि ये जो विसर्पी और आरोही लता होती है ये शाख, झाड़ी और वृक्षों से भिन्न होती है। हम इसे शाख, झाड़ी और वृक्ष के अंतर्गत नहीं रख सकते, तभी तो हम इसे अलग पढ़ रहे हैं। तो आपको याद रखना है, अगर आपसे कभी भी कोई पूछ दे कि क्या विसर्पी लता, आरोही लता जो होते हैं वो शाख, झाड़ी और वृक्ष के जैसे ही होते हैं, तो बिल्कुल नहीं, ये उनसे अलग होते हैं, उनसे भिन्न होते हैं। तो चलिए अब हम पौधों के विभिन्न भागों के बारे में जानते हैं, यानी कि पौधों के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। अगर हम इसके पार्ट्स की बात करें तो हम सभी जानते हैं तना, पत्ता, जड़, पुष्प, फल, ये सब जो पार्ट्स होते हैं वो किसके पार्ट्स होते हैं? पौधों के पार्ट्स होते हैं। तो आइए हम इनके पार्ट्स के बारे में अच्छे से पढ़ते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि आखिर तना किसे कहते हैं। तो आप जब किसी भी पौधे को देखते होंगे तो आपको तो पता चल ही जाता होगा कि तने पर पत्तियां, पुष्प तथा फल होता है। यानी कि जो फल उगते हैं या फिर जो पुष्प होता है या फिर जो पत्तियां लगती हैं वो कहाँ से लगी होती हैं? तो तने से होती हैं लगी हुई। अगर हम इसके कार्य की बात करें कि तना का आखिर कार्य क्या होता है, तो देखिए तना जल का संवहन का कार्य करता है तथा जल में विलीन खनिजों को भी पौधों के विभिन्न भागों तक पहुँचाता है। हम लोग को जीने के लिए जल चाहिए होता है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, उसको मुँह से पी लेते हैं। लेकिन पौधे को भी तो जल चाहिए, तभी तो वो सर्वाइव कर पाएगा। तो पौधों को जल किसके द्वारा दिया जाता है? तनों के द्वारा दिया जाता है। उनमें जो तना होता है वो जल का संवहन करती है और जल में जो भी खनिज मिले हुए होते हैं वो पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाती है। आइए अब हम जानते हैं पत्ती के बारे में, यानी कि पौधों में जो पत्ते होते हैं आखिर वो क्यों होते हैं और उनका काम क्या होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि पत्ती का वह भाग जिसके द्वारा वह तने से जुड़ी होती है पर्णवृत्त कहलाती है। यानी कि
आपको नहीं अच्छे से समझ में आ रहा होगा तो आप टेंशन मत लीजिए। अभी हमने जो भी चीज़ों को पढ़ा है, चाहे वो शाक हो, झाड़ी हो, वृक्ष हो, चाहे वो विसर्पी लता हो, आरोही लता हो, चाहे अभी हम जो पत्ती पढ़ रहे हैं या फिर तना पढ़ रहे हैं, उन सब चीज़ों को हम पिक्चर में देखेंगे जो कि आपके बुक में दिया हुआ है। तो आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, पहले हम इसकी थ्योरी को कंप्लीट कर लेते हैं अच्छे से, उसके बाद मैं आपको उन सभी चीज़ों का पिक भी दिखाऊंगी ताकि आपकी समझ बहुत ही अच्छे से विकसित हो सके। तो देखिए, पत्ती का वह भाग जिसके द्वारा वह तने से जुड़ी होती है, उस भाग को हम क्या कहते हैं? पर्णवृंत कहते हैं। आप सिंपली ये देख सकते हैं कि जैसे कि ये पत्ता है फ्रेंड्स, पत्ता कुछ ऐसा होता है और ये तना होता है, और ये जो जुड़ी हुई होती है जिसके थ्रू, यानी कि जिसके माध्यम से वो तने से जुड़ी हुई होती है, ये एग्जैक्ट तो मैं नहीं बना पाई, लेकिन उसे ही हम लोग पर्णवृंत कहते हैं, जिसके सहारे वो तने से जुड़ी हुई होती है। आप टेंशन मत लीजिए, आगे मैं आपको पिक्चर में भी दिखाऊंगी। अब हमें ये जानना है कि पत्ती में फलक क्या होता है। तो फ्रेंड्स, आप ध्यान रखिए कि पत्ती में जो चपटा भाग होता है, पत्ती का जो चपटा वाला भाग होता है, उसे हम लोग फलक कहते हैं। इसको हम पटल के नाम से भी कभी कभी जानते हैं। वहीं अगर हम रंध्र की बात करें तो देखिए, पत्तियों की सतह पर छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, और वो जो छोटे छोटे छिद्र मौजूद होते हैं पत्तियों की सतह पर, उन्हें ही हम लोग रंध्र कहते हैं। तो फ्रेंड्स, आप ये याद रखिएगा कि आखिर रंध्र होता क्या है। अगर आप देखना चाहो तो आप नंगी आंखों से उसे नहीं देख सकते। हाँ, ऐसा हो सकता है कि कुछ पत्तों में आपको गोल गोल छोटा छोटा छिद्र जैसा आभास हो, लेकिन अगर आपको उसे अच्छे से देखना है तो आप माइक्रोस्कोप की सहायता से उसे अच्छे से देख सकते हैं। वहीं फ्रेंड्स, अब हमें बताया जा रहा है कि पत्तियों में शिरा क्या होता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि पत्ती की जो रेखित संरचनाएं होती हैं, उसे ही हम लोग शिरा कहते हैं। आप जब पत्तियों को देखते होंगे तो आप उसमें पाते होंगे कि उस पर बहुत सारी रेखाएं होती हैं, और उन्हीं रेखित संरचनाओं को ही हम क्या नाम देते हैं? शिरा नाम देते हैं। अब देखिए, शिरा में हम बात कर रहे हैं मध्य शिरा की। आखिर मध्य शिरा क्या होता है? तो देखिए, पत्ती के मध्य में एक मोटी शिरा होती है, उसी को हम लोग मध्य शिरा कहते हैं। फ्रेंड्स, वैसे तो हम लोग आगे पिक्चर देखेंगे, लेकिन पिक्चर देखने से पहले आपको मैं एक रफ स्केच के द्वारा बता देती हूँ कि अभी हमने जो जो पढ़ा है वो कैसे कैसे कहाँ मौजूद होता है। तो देखिए, पहले हम एक पत्ता बना लेते हैं, और पर्णवृत्त तो हमने देख लिया था कि पर्णवृत्त किसे कहते हैं। यहाँ पे पर्णवृत्त होता है जिसके सहारे ये तने से जुड़ा होता है, और इसी पे ये जो चपटा भाग है पौधे का, सॉरी पत्ते का, इसे ही हम लोग फलक कहते हैं, और इसी पर छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। इस तरीके से इसे हम लोग रंध्र कहते हैं, और ये जो रेखाएं हैं ना फ्रेंड्स, इसे हम लोग शिरा कहते हैं। और यहाँ पे आपको मध्य शिरा बताया जा रहा था, तो ये आप देख सकते हो, आप पत्ते में भी देखते हो कि ये जो बीच वाली शिरा होती है वो अन्य शिराओं से थोड़ी मोटी होती है, और इसे ही हम लोग मध्य शिरा कहते हैं। मध्य इसलिए क्योंकि ये पत्तों के बीचों बीच होती है। तो इस तरीके से हमने जान लिया कि पत्तों में फलक क्या होता है, रंध्र क्या होता है, शिरा क्या होता है। तो चलिए, अब हम शिराओं से ही संबंधित कुछ और बातों को जानते हैं जो कि पत्तियों में होता है। हमें बताया जा रहा है शिरा विन्यास के बारे में। तो आइए हम लोग जानते हैं कि आखिर ये शिरा विन्यास होता क्या है। तो देखिए फ्रेंड्स, पत्तियों पर शिराओं द्वारा बनाए गए डिज़ाइन या प्रतिरूप को शिरा विन्यास कहते हैं। अभी तो हम लोगों ने पढ़ा था कि पत्तियों पर बहुत सारी रेखित संरचनाएं होती है, तो उन रेखित संरचनाओं को हम क्या कहते हैं? शिरा कहते हैं, और उनसे जो डिज़ाइन बनता है उसे ही हम लोग तो शिरा विन्यास कह देते हैं। और ये जो शिरा विन्यास होता है वो कितने प्रकार का हो सकता है? 2 प्रकार का हो सकता है। एक जालिका रूपी हो सकता है और दूसरा समानांतर हो सकता है। और आखिर अब सोच रहे हो कि जालिका रूपी और समानांतर कैसे हो सकता है? तो देखिए फ्रेंड्स, अगर ये डिज़ाइन मध्य शिरा के दोनों ओर जाल जैसा है तो यह शिरा विन्यास जालिका रूपी कहलाएगा। अब आपको ये डाउट नहीं होना चाहिए कि मध्य शिरा क्या होता है और फिर हम समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर शिरा ही क्या होता है। ये सब डाउट नहीं होना चाहिए। आपको बताया जा रहा है कि जैसे ये पत्ते हैं और मध्य शिरा के दोनों ओर अगर जाल जैसा डिज़ाइन बना हुआ है तो ये क्या कहलाएगा? जालिका रूपी शिरा विन्यास कहलाएगा। अब आपको समझ में आया। और दूसरा जो आपको बताया जा रहा है समानांतर शिरा विन्यास, तो वो कैसा होगा? आप अगर घास देखते होंगे तो आपने कभी नोटिस किया होगा कि उस पर जो शिराएं होती हैं वो एक दूसरे के समानांतर होती हैं, और जब शिराएं एक दूसरे के समानांतर होती है यानी कि सामने सामने, तो वैसे शिरा विन्यास को हम लोग क्या कहते हैं? समांतर शिरा विन्यास कहते हैं। जैसे कि हम समझ सकते हैं, मान लिया ये घास है, मुझे बनाना नहीं आता लेकिन फिर भी, और इस पर इस तरीके से शिराएं मौजूद हैं,
तो ये शिरा विन्यास कैसा होगा? समांतर शिरा विन्यास होगा। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको शिरा विन्यास अच्छे से समझ में आ गया होगा। यहाँ से आपको याद रखना है कि शिराओं के द्वारा जो प्रतिरूप बनाया जाता है उसे हम लोग शिरा विन्यास कहते हैं, और ये दो तरह का हो सकता है, एक जालिका रूपी और दूसरा समानांतर। अगर हमें ये समझना है कि जालिका रूपी कैसा होता है तो आप याद रखेंगे कि मध्य शिरा के दोनों ओर जाल जैसा होगा तो वो शिरा विन्यास जालिका रूपी कहलाएगा। वहीं अगर एक दूसरे के समांतर होगा तो वो कैसा शिरा विन्यास कहलाएगा? समांतर शिरा विन्यास कहलाएगा। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो समांतर शिरा विन्यास का एग्जाम्पल हो जाएगा घास। वहीं अगर हम जालिका रूपी के एग्जाम्पल की बात करें तो आप गुलाब का पौधा देख सकते हैं, उसकी जो पत्तियां होती हैं, चाहे अमरूद के पेड़ का जो पत्ता होता है, उन सब में कैसा होता है? जालिका रूपी शिरा विन्यास होता है। तो उम्मीद है आपको इस चीज़ से अब कोई भी डाउट नहीं होगा। हम पढ़ेंगे पत्तियों के कार्य के बारे में। इसके पहले हमने ये जान लिया है कि आखिर पत्तियों में क्या क्या चीज़ें उपस्थित होती हैं। अब हम जानते हैं कि आखिर पत्तियों का काम क्या होता है पौधों में। तो देखिए फ्रेंड्स, जो पत्तियां होती हैं उनका मेन काम होता है वाष्पोत्सर्जन तथा प्रकाश संश्लेषण। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये दोनों क्रिया होती क्या है, तो आप टेंशन मत लीजिए, आपको सारी बातें बताई जाएगी। अगर हम वाष्पोत्सर्जन प्रक्रम की बात करें फ्रेंड्स, यानी कि वाष्पोत्सर्जन की जो क्रिया है उसके अंतर्गत पौधे क्या करते हैं, तो उसके अंतर्गत पौधे बड़ी मात्रा में जल को वायुमंडल में छोड़ते हैं। यानी कि पौधों के द्वारा जो जल वायुमंडल में छोड़ा जाता है वो किस प्रक्रम यानी किस प्रोसेस के अंतर्गत छोड़ा जाता है, तो उसी प्रोसेस को हम लोग वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। अगर हम इसके परिभाषा की बात करें तो आप याद रखिए कि पौधों द्वारा अनावश्यक जल को वाष्प के रूप में बाहर निकालने की क्रिया को हम वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। यानी कि पौधे के लिए जो जल अनावश्यक होता है, जिसका वो यूज़ नहीं कर पाएगी, उसे वो क्या करती है? वाष्प के रूप में बाहर निकाल देती है। और इसी बाहर निकालने की क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। और इस क्रिया में कौन सहायक होता है? रंध्र। अभी हम लोगों ने रंध्र के बारे में पढ़ा था कि पत्तों में जो छोटे छोटे छिद्र मौजूद होते हैं रंध्र कहलाते हैं। तो ये जो रंध्र होता है ये पत्तियों को यानी पौधों को वाष्पोत्सर्जन क्रिया करने में सहायता करता है। अब हम जानते हैं कि आखिर प्रकाश संश्लेषण क्या होता है। तो सिंपली आप याद रखिए कि पौधे द्वारा जो भोजन बनाया जाता है उनके लिए उसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। यानी कि वो प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा अपने लिए भोजन तैयार करती है। अब देखिए फ्रेंड्स, अगर हमें इसे एक्सप्लेन करना हो कि आखिर प्रकाश संश्लेषण होता क्या है तो हम कैसे करेंगे? पत्तियाँ प्रकाश और हरे रंग के एक पदार्थ की उपस्थिति में अपना भोजन बनाती है। इस प्रक्रिया में जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करती है। इस प्रक्रम को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। कहने का तात्पर्य है कि जो पौधे होते हैं फ्रेंड्स वो क्या करते हैं? वो सनलाइट और हरे रंग के पदार्थ की उपस्थिति में। अब आप सोच रहे होंगे कि हरे रंग का पदार्थ क्या होता है, तो आप देखते होंगे कि जो पौधों की जो पत्तियां होती हैं वो कैसी होती हैं? हरी होती हैं। कभी कभी उनके तने को भी आप देखते होंगे छोटे पौधों में, तो वो क्या होता है? हरा होता है। तो वो हरा क्यों होता है? उनमें एक पिगमेंट पाया जाता है जिसे हम लोग क्लोरोफिल कहते हैं। तो उस क्लोरोफिल की उपस्थिति में और सनलाइट की उपस्थिति में क्या करती है? अपना भोजन तैयार करती है। और इनकी उपस्थिति में वो अपना भोजन तैयार करने के लिए किन किन चीज़ों का उपयोग करती है? तो सबसे पहले तो वो जल का उपयोग करती है और दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करती है। कार्बन डाइऑक्साइड वो वातावरण से लेती है और जल हम लोग जो उसमें जल डालते हैं या फिर बारिश होती है तो मिट्टी द्वारा जल सोख लिया जाता है और उसी जल को क्या किया जाता है? जड़ के द्वारा, जो कि आप आगे पढ़ोगे, तने तक पहुंचता है और तने पौधों के हर एक पार्ट्स को जल प्रोवाइड कराती है। तो इन सब चीज़ों की सहायता से पौधे क्या करते हैं? अपने लिए भोजन तैयार करते हैं। और इसी प्रक्रम को क्या कहते हैं? हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो आखिर घूम फिर के तो बात वही हो गई कि पौधों द्वारा जो भोजन बनाने का क्रिया होता है उसे हम लोग प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। और ये जो क्रिया होती है वो किसकी उपस्थिति में होती है? सनलाइट और हरे रंग के पदार्थ क्लोरोफिल की उपस्थिति में होती है। और वो किन किन चीज़ों की सहायता लेती है? तो जल की सहायता लेती है और कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता लेती है। इन सब चीज़ों से वो अपना भोजन तैयार करती है, तभी तो वो सर्वाइव कर पाएगी। हम लोग भी जीने के लिए भोजन खाते हैं ना। अगर हम लोग भोजन नहीं करेंगे तो फिर हम ज़्यादा दिन तक सर्वाइव कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो पौधे भी क्या करते हैं? अपने लिए भोजन बनाते हैं। और अगर ऐसा नहीं होगा तो पौधे क्या होंगे? सूख जाएंगे और फिर वो समाप्त हो जाएंगे। अब आपको एक बात और ध्यान रखना है और वो ये है कि इस प्रक्रम में ऑक्सीजन निष्कासित होती है। अभी हमने पढ़ा था फ्रेंड्स कि जो पौधे होते हैं वो कौन सी गैस को लेती हैं अपना भोजन तैयार करने के लिए?
कार्बन डाइऑक्साइड को लेती है। और हम और आप सभी जानते हैं कि हमारे ज़िंदा रहने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़रूरी तो है, लेकिन उसकी जो क्वांटिटी है वो बहुत कम होनी चाहिए। हमें कार्बन डाइऑक्साइड नहीं चाहिए ज़्यादा। अगर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी तो हम जिंदा रह सकते हैं? नहीं रह सकते हैं। बल्कि हमें जिंदा रहने के लिए किस गैस की आवश्यकता होती है? ऑक्सीजन गैस की आवश्यकता होती है। और पौधे क्या कर रहे हैं? वो कार्बन डाइऑक्साइड को ले रहे हैं, यानी कि जो हमारे लिए हानिकारक है वो उसे ऑब्जर्व कर ले रहे हैं, और ऑक्सीजन जो कि हमारे लिए यूज़फुल है, हमारे जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है, उसका वो निष्कासन कर रही है। तो इससे आपको क्या समझ आ रहा है? आप इससे समझ पा रहे हो कि पौधे हमारे ज़िंदा रहने के लिए कितनी ज़रूरी हैं? सबसे पहले तो वो हमें भोजन उपलब्ध करवाती है, जो कि ज़िंदा रहने के लिए हमें भोजन चाहिए ही चाहिए। उसी से हमें एनर्जी मिलती है, हम अपने सारे काम को कर पाते हैं। और दूसरा ये कि हम जो सांस लेते हैं और जिस गैस की हमें सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है, वो गैस भी हमें किसके द्वारा निष्कासन करने से मिल रहा है? तो पौधों के द्वारा मिल रहा है। तो फ्रेंड्स, अब आप कभी भी पौधों की कटाई मत करना, और जितना हो सके उतने वृक्षों को आप लगाना। और अगर कोई व्यक्ति वृक्षों को काटता है तो आप उसे वृक्षों के महत्व के बारे में समझाना। इसीलिए तो हम इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं, ताकि हम समझ सके कि वृक्ष हमारे लिए कितने ज़रूरी हैं, पौधे हमारे जीवन यापन के लिए कितने आवश्यक हैं। तो फ्रेंड्स, आप याद रखिएगा कि जो पौधे होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग कर लेते हैं और क्या कहते हैं? ऑक्सीजन का निष्कासन कहते हैं। और ये जो ऑक्सीजन का निष्कासन होता है वो किस क्रिया के अंतर्गत होता है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के अंतर्गत होता है। उम्मीद है आपको इसके कार्य के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा कि वाष्पोत्सर्जन क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा कौन सी गैस निष्कासित होती है, और पौधों द्वारा कौन सा गैस का उपयोग किया जाता है भोजन बनाने में। इससे बहुत बार एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस बन चुके हैं, इसलिए आपको ये बिल्कुल अच्छे से याद रखना है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और पौधों के एक इम्पॉर्टेंट पार्ट्स के बारे में पढ़ते हैं, जिसका नाम है जड़, जिसे हम लोग जड़ कहते हैं, जिसे हम लोग इंग्लिश में रूट्स के नाम से भी जानते हैं। जड़ के अंतर्गत हमें सबसे पहले स्थिरक के बारे में बताया जा रहा है। तो आइए जानते हैं कि स्थिरक क्या होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, जो जड़ें होती हैं वो पौधों को मिट्टी में मजबूती से जमाए रखती हैं, यानी कि जकड़े रखती हैं, जिससे कि जो पौधा होता है वो सीधा खड़ा हो पाता है। और चूँकि वो मिट्टी में पौधों को जकड़े रखती है, इसलिए उन्हें क्या कहा जाता है? पौधों का स्थिरक कहा जाता है। अब अगर आपसे कोई पूछे कि पौधों का स्थिरक क्या होता है, या फिर हम जड़ों को पौधे का स्थिरक क्यों कहते हैं, तो आप उसे तुरंत बता सकते हैं कि जो जड़ें होती हैं वो पौधों को मिट्टी में मजबूती से जकड़े रखती है, और इसी कारण उन्हें मिट्टी में पौधों का स्थिरक कहा जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं कि आखिर जड़ कितने प्रकार के होते हैं। तो आप याद रखिए कि जो जड़ें होती हैं वो मुख्यतः दो प्रकार की होती हैं। एक मूसला जड़ होता है और दूसरा रेशेदार जड़ होता है। अगर हम मूसला जड़ की बात करें फ्रेंड्स, तो आपको ध्यान रखना होगा कि जिन पौधों की मुख्य जड़ें सीधे मिट्टी के अंदर जाती हैं, ऐसे जड़ को मूसला जड़ कहते हैं। यानी कि वैसा जड़ जिसका जो मुख्य जड़ होगा वो सीधे मिट्टी के अंदर जाएगी, और इस प्रकार का जो जड़ होता है उसे हम क्या कहते हैं? मूसला जड़ कहते हैं। और इसी में जो छोटे जड़ होते हैं उसे पार्श्व जड़ कहते हैं। तो आपको याद रखना है कि मूसला जड़ किसे कहते हैं। सिंपल सी बात है कि पौधे का जो मुख्य जड़ होगा वो सीधे मिट्टी के अंदर जाएगा, और जब वो सीधे मिट्टी के अंदर जाएगा तो उसे हम मूसला जड़ कहेंगे। वहीं अगर हम रेशेदार जड़ की बात करें, तो जिन पौधों की जड़ें एक समान दिखाई देती हैं, यानी कि उनका जो जड़ होगा वो बिल्कुल एक जैसा दिखाई देगा, इनमें कोई भी मुख्य जड़ नहीं होगा, तो ऐसी जड़ों को हम लोग क्या कहेंगे? रेशेदार जड़ कहेंगे। और इनका एक दूसरा नाम भी है झखरा जड़, यानी कि रेशेदार जड़ कहें या झखरा जड़ कहें, बात बराबर है। तो फ्रेंड्स, इससे आपको यही याद रखना है कि जो जड़ होते हैं उसे हम पौधों का स्थिरक कहते हैं, और ये जो जड़ होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक मूसला जड़ होता है और दूसरा रेशेदार जड़ होता है। मूसला जड़ जो मुख्य जड़ सीधे मिट्टी के अंदर जाए, और रेशेदार जड़ जिसकी जड़ें एक समान दिखाई दे, और हम उसमें ये नहीं पता कर पाएंगे कि उसका मुख्य जड़ कौन सा है, सभी एक जैसा ही होता है। फ्रेंड्स, अभी हम लोगों ने तो जड़ के बारे में पढ़ लिया, इनके दोनों टाइप्स के बारे में, लेकिन अब आपको जो मैं बात बताने जा रही हूँ वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको ये सभी बातें नहीं याद रहती हैं कि मूसला जड़ रेशेदार जड़ किसे कहते हैं, तो आप इसे एक ट्रिक मान सकते हो कि अभी जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो एक ट्रिक है, जिससे कि आप आसानी से बता सकते हो कि मूसला जड़ कौन सा होगा और रेशेदार जड़
कौन सा होगा। आपको पौधे को उखाड़ कर नहीं देखना पड़ेगा कि इसमें मूसला जड़ है या रेशेदार जड़ है। वैसे आप परिभाषा अगर याद रखते हैं तब तो बहुत अच्छी बात है, और आपको याद रखना भी चाहिए। तो चलिए अब हम जिस ट्रिक की बात कर रहे हैं उसके बारे में जान लेते हैं। तो आप याद रखिए कि जो जालिका रूपी शिरा विन्यास युक्त पत्तियां होती हैं, यानी कि जिनकी शिराएं होती हैं वो जालिका रूपी होती हैं, तो वैसे पौधों की जो जड़ें होंगी वो कैसी होंगी, मूसला जड़ होगी। जबकि समांतर शिरा विन्यास वाली पत्तियों वाले पौधों की जो जड़ें होंगी वो कैसी होंगी, रेशेदार होंगी। तो अब आपको समझ में आ रहा है। अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ गुलाब का जो पौधा होगा उसकी जड़ कैसी होगी, तो आप आसानी से बता सकते हैं कि मूसला जड़ होगी। और आपने ऐसा कैसे बता दिया है कि जो गुलाब का पौधा होगा उसका जड़ मूसला जड़ होगा, क्योंकि उसकी जो पत्तियों में शिरा विन्यास है वो कैसी है, जालिका रूपी है। वहीं अगर हमसे घास के बारे में पूछा जाए कि बताओ जो घास में जो जड़ें होंगी वो कैसी होंगी, तो आप आसानी से बता सकते हैं कि उसमें जो जड़ें होंगी वो रेशेदार होंगी। कैसे होंगी भाई, तो उसका जो शिरा विन्यास होता है वो समांतर होता है। तो आप इस रूल को याद रखिएगा, आपको बहुत ही ज़्यादा आसानी होगी। और अगर आपसे कभी भी एग्ज़ाम में पूछा जाए पौधों का नाम दे करके कि आप बताइए इसमें कौन सा जड़ है, तो आपको बहुत ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा, आप इस बात को याद रखिएगा। अब हम जान लेते हैं कि जो जड़ होते हैं उनका काम क्या होता है। तो देखिए, ये मिट्टी से जल का अवशोषण करती है तथा खनिजों का भी अवशोषण करती है, और अवशोषित करके वो क्या करती है, तनों को पहुंचाती है। तो आपको याद रखना है कि जो जड़ होते हैं वो मिट्टी से जल का अवशोषण करती है, साथ ही खनिजों का भी अवशोषण करती है और इसे तनों तक पहुँचाती है। और फिर तना क्या करता है, उसको प्लांट्स के हर एक पार्ट्स तक पहुँचा देता है। यानी कि ये खनिज कहाँ से अवशोषित करती है, जल कहाँ से अवशोषित करती है, मिट्टी से करती है। और जो जड़ होता है वो कहाँ होता है, मिट्टी के अंदर ही तो होता है। तो मिट्टी से जो भी खनिज और जल अवशोषित करना होता है वो जड़ों के द्वारा किया जाता है। फिर ये तना को देती है और तना क्या करती है, उसे सारे प्लांट्स के पार्ट्स के पास पहुँचा देती है। यह पौधों को मिट्टी में मजबूती से जकड़े रखती है। ये तो अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि इसीलिए तो हम लोग जड़ों को पौधे का स्थिरक कहते हैं, क्योंकि मिट्टी में जकड़े रखती है पौधों को। ये जो भाग होता है वो मिट्टी से ज़मीन की ओर बहता है, यानी कि जो जड़ होती है ना फ्रेंड्स, वो ऊपर की ओर नहीं बहती है, बल्कि वो क्या होती है, वो मिट्टी में ज़मीन की ओर ही, अंदर की ओर ही बढ़ती है। तो इस तरीके से हमने जड़ों के बारे में भी पढ़ लिया। अब फ्रेंड्स, अब हम उन सब पिक्चर्स को देख लेते हैं जो कि अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है। तो चलिए, आपके बुक में जो पिक्चर्स दिए हुए हैं उसके बारे में हम पढ़ लेते हैं, जान लेते हैं, उन पिक्चर्स को देख लेते हैं। उसके बाद आगे जो बचा हुआ पार्ट है उसे कवर करते हैं। फ्रेंड्स, आप जो ये चित्र देख रहे हो इसमें आप देख रहे हैं सबसे पहले तो ये जो है वो शाख है, फिर ये झाड़ी है और वृक्ष है। फ्रेंड्स, अब हम इसके बारे में ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे क्योंकि इसके बारे में हमने बहुत चीज़ें पढ़ ली हैं। तो आप अब एक बार बस पिक को देखते जाइए अच्छे से। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं विसर्पी लता की और आरोही लता की। हमने इसके बारे में भी अच्छे से पढ़ा था। तो ये जो है ये ज़मीन पर फैली हुई है, तो ये विसर्पी लता है और यहाँ पे इसे एक सहारा दे दिया गया है जिसके सहारे से ये ऊपर चढ़ रही है। तो ये कौन सी लता है, आरोही लता है। वहीं अगर हम आगे बढ़ें तो ये आपका पत्ता है, और पत्ते में हमने क्या क्या चीज़ें देखी थी, पर्णवृंत देखी थी जिसके सहारे वो तने से जुड़ी होती है, और ये रहा तना। और ये जो इस पर चपटा भाग है ये क्या है, पटल है। और वहीं फ्रेंड्स, अगर हम बात करें तो आप पाएंगे कि इस पे जो ये शिराएं पाई जा रही हैं बीच बीच में जो कि आप देख रहे हो, तो ये है मध्य शिरा, और इसके जो किनारे किनारे आपको दिखाई दे रहा है वो सब इस पर रेखित संरचना है जिसे हम लोग शिरा कहते हैं। ये सभी शिरा ही हैं, लेकिन बीच में जो शिरा स्थित है उसे हम लोग मध्य शिरा कहते हैं। और इसी पर रंध्र पाए जाते हैं जो कि छोटे छोटे छेदों की तरह होते हैं। और अगर हम आगे बढ़ें तो हम देखते हैं कि यहाँ पे शिरा विन्यास है जो कि ये जालिका शिरा विन्यास है और ये समांतर शिरा विन्यास है। और हमने आपको बताया था कि जो जालिका होगी वो इस तरीके से होगी, जालों की तरह होगी, और जो घासों में पाई जाती है यानी कि जो समांतर शिरा विन्यास होती है उसे हम लोग समांतर शिरा विन्यास कहते हैं। फ्रेंड्स, आप ये जो चित्र देख रहे हैं इसमें आपको जड़ों को दिखाया गया है। एक मूसला जड़ है और दूसरा रेशेदार जड़ है। तो आप एक बार देख लीजिए कि आखिर मूसला जड़ कैसा होता है और रेशेदार जड़ कैसा होता है। वैसे तो आपको बता दिया गया है कि रेशेदार जड़ किस प्रकार के जालिका रूपी शिराओं वाले पौधे में होंगे, और जो मूसला जड़ होगा वो किस प्रकार के शिरा विन्यास रूपी पौधों में होंगे। तो इस तरीके से आपको
सारे चित्र दिखा दिए गए हैं। अब हमारा जो थोड़ा सा पार्ट बचा हुआ है उसे भी कंप्लीट कर लेते हैं। अब हमें पुष्प के बारे में पढ़ना है। इसे हम लोग फ्लावर या फूल भी कहते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर हमसे पूछा जाए कि पुष्प होता क्या है, तो देखिए, पुष्प को पौधे का जनन अंग कहते हैं। यानी कि पौधों का जो जनक अंग होता है वो कौन सा होता है? पुष्प होता है। और विभिन्न पौधों में अलग अलग प्रकार के पुष्प होते हैं। ये तो हम सभी जानते हैं कि जो फूल होते हैं वो अलग अलग तरह के होते हैं। तो वही आपको बताया जा रहा है कि विभिन्न पौधों में जो फूल होते हैं वो अलग अलग प्रकार के होते हैं। साथ ही आपको ये भी बताया जा रहा है कि पुष्प के कौन कौन से भाग होते हैं। तो पुष्पों में पंखुड़ियाँ होती है, बाह्य दल होता है, पुंकेसर होता है और स्त्री केसर होता है। तो आइए अब हम इसके भागों के बारे में अच्छे से जान लेते हैं कि आखिर पंखुड़ियाँ, बाह्य दल, पुंकेसर और स्त्री केसर होता क्या है। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर हम पंखुड़ी की बात करें तो यह रंगीन होता है और यह जो भाग होता है ना, वो कीड़े मकोड़ों को अपनी ओर आकर्षित करता है। हम कीड़े मकोड़े को क्या देखें, हम लोग खुद भी आकर्षित होते हैं, फूलों को देखते हैं तो मन करता है उसे तोड़ लें, लेकिन हम लोग उसे तोड़ते नहीं, क्योंकि वो फूलों जो होते हैं वो पौधों में ही देखने में अच्छे लगते हैं और वो एक डेकोरेशन का काम करते हैं। तो वही आपको बताया जा रहा है कि फूलों में जो पंखुड़ी होती है वो रंगीन होती है और ये जो भाग होता है वो कीड़े मकोड़ों को अपनी ओर आकर्षित करता है। वहीं अगर हम बाह्य दल की बात करें तो आपको याद रखना होगा कि हरा रंग का जो पुष्प का सबसे बाहरी भाग होता है वो बाह्य दल कहलाता है। और अगर हमसे ये पूछा जाए कि इसका काम क्या होता है, तो ये पौधों के आंतरिक भागों की रक्षा करता है। यानी कि हमने बाह्य दल के बारे में दो चीज़ें जानी। पहला तो ये कि ये हरे रंग का होता है और ये पुष्प का सबसे बाहरी भाग होता है और इसका काम क्या होता है, ये पौधों के आंतरिक भागों की रक्षा करता है। वहीं फ्रेंड्स, अगर हम पुंकेसर की बात करें तो ये पुष्प का पुरुष जननांग होता है और इसमें क्या पाए जाते हैं, इसमें परागकण पाए जाते हैं। फ्रेंड्स, आगे जब आप चैप्टर को पढ़ोगे तो आपको परागकण के बारे में, फिर बाह्य दल के बारे में, फिर जो पंखुड़ी होती है वो कीड़े मकोड़ों को आकर्षित क्यों करती है, तो इन सब चीज़ों के बारे में आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके बताया जाएगा। लेकिन हमें ये भी तो समझना होगा ना कि अभी हम क्लास 6 की बुक को पढ़ रहे हैं, तो इसमें पहले हमें बेसिक को क्लियर करना है, उसके बाद हम इसके आगे की बातों को जानेंगे। तो आइए अब हम जानते हैं कि स्त्री केसर क्या होता है। पुष्प के केंद्र में स्थित भाग को स्त्री केसर कहते हैं। यानी कि पुष्प का जो केंद्र में स्थित भाग होता है वो क्या कहलाता है, स्त्री केसर कहलाता है। इसके सबसे निचले एवं फूले हुए भाग को पुष्प का अंडाशय कहते हैं। यानी कि जो स्त्री केसर का निचला फूला हुआ भाग होता है वो क्या कहलाता है, पुष्प का अंडाशय कहलाता है। अंडाशय में स्थित छोटी छोटी गोल संरचनाएं बीजांड कहलाती हैं। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि जो अंडाशय में छोटी छोटी गोल संरचनाएं स्थित होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग बीजांड कहते हैं। ये आपको याद रखना है। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो स्त्री केसर होता है वो पुष्प का स्त्री जननांग होता है। पुंकेसर के बारे में हमने जाना कि वो पुरुष जननांग होता है और स्त्री केसर जो होता है वो पुष्प का स्त्री जननांग होता है। अब देखिए, आपको ये बताया जा रहा है फ्रेंड्स कि विभिन्न पुष्पों में बाह्य दल, पंखुड़ी, पुंकेसर तथा स्त्री केसर की संख्या में अंतर हो सकता है। आपको ये नहीं मानना है कि सभी पुष्प होंगे तो उसमें बाह्य दल, पंखुड़ी, पुंकेसर और स्त्री केसर की संख्या समान होगी। बिल्कुल नहीं, सभी जो विभिन्न प्रकार के पुष्प होंगे सभी में उनकी संख्या में अंतर हो सकता है। कुछ पुष्पों में इनमें से कुछ भाग अनुपस्थित भी हो सकते हैं और ऐसा भी हो सकता है कि संख्या में तो अंतर हो ही, लेकिन ये भी हो सकता है कि इसमें से जो कुछ भाग हो वो अनुपस्थित हो उसमें। पुष्प और उसके पार्ट्स को चित्र के माध्यम से देख लेते हैं। तो जैसा कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, ये फूल है और इसमें जो ये पिंक पिंक आपको दिखाई दे रहा है ये इनकी पंखुड़ियाँ हैं और ये बाह्य दल है जो कि ग्रीन ग्रीन है। हमने इसके बारे में भी पढ़ा था। तो आप इस पिक्चर में पुष्प की पंखुड़ियों और उसके बाह्य दल को अच्छे से देख लीजिए। अब हम आगे बढ़ते हैं और हम जानते हैं कि परागकोश, स्त्री केसर और पुंकेसर क्या होता है। परागकोश की तो अभी हमने आपसे चर्चा नहीं की थी, तो आप याद रखिए मैंने अभी आपको बताया था कि परागकण पाए जाते हैं पुंकेसर में। तो जिस कोश में वो परागकण पाए जाते हैं उसे ही हम लोग परागकोश कहते हैं। इसी परागकोश में परागकण उपस्थित होते हैं। तो देखिए, ये जो पार्ट्स है ये पुंकेसर है और यहाँ पे जो आप देख रहे हो ना, ये क्या है, स्त्री केसर है। तो इस तरीके से आपने पुंकेसर, स्त्री केसर और ये भी देख लिया कि परागकण पुंकेसर में कहाँ पाए जाते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और एक बार हम डीपली देख लेते हैं कि पुंकेसर कैसा होता है। तो आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि पुंकेसर कैसा है। इसमें जो लंबी डंटी है इसे हम लोग तंतु कहते हैं और ये जो परागकोश है इसी के अंदर परागकण उपस्थित होते हैं।
तो फ्रेंड्स अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि आखिर हमने स्त्री केसर के बारे में पढ़ा था तो वो कैसा था। तो देखिए जो स्त्री केसर है, अभी हमने देखा था ना चित्र में कि बीच में जो ग्रीन कलर का था वो स्त्री केसर था। तो देखिए ये स्त्री केसर है। अब ऐसा नहीं कि हमेशा ग्रीन ही होगा। देखिए यहाँ पे क्या है, हमने पढ़ा था कि इसके निचले फूले हुए भाग में क्या उपस्थित होता है, अंडाशय उपस्थित होता है। तो ये है इसका अंडाशय और इसी अंडाशय के अंदर बीजांड उपस्थित होते हैं। तो फ्रेंड्स आप एक बार अच्छे से देख लीजिए स्त्री केसर को। इसका जो सबसे ऊपरी भाग होता है उसे हम लोग वर्तिकाग्र कहते हैं और फिर इसका जो ये वाला पार्ट से इसे हम लोग वर्तिका कहते हैं और ये जो यहाँ पे फूला हुआ पार्ट से इसे हम लोग अंडाशय कहते हैं और इसी में बीजांड उपस्थित होता है। तो इस तरीके से हमने सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छे से अध्ययन कर लिया है। अब इस चैप्टर में एक भी पॉइंट ऐसा नहीं है जो कि आपने नहीं पढ़ा है। तो अब हम अपने चैप्टर को समाप्त करते हैं और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।